अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा छठा चैप्टर नंबर 6 एनिमल रिप्रोडक्शन, हमारी क्लास 10 बायोलॉजी का। ये हमारा छठा वन शॉट लेक्चर है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, ये वन शॉट लेक्चर आपके लिए इसलिए तो डाला है ताकि आप मेहनत से पढ़ सकें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें, आप भी फेडरल बोर्ड में टॉप कर सकें। तो आपने ये लेक्चर ध्यान से सुनना है ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला सकें अपने पेपर में। साथ में आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमने कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, यहाँ पे हमने नोट्स डाले हैं आप लोगों के लिए फ्री के। आप इसको जाके खोलेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की लिंक खुलेगी, उसमें नोट्स पड़े हैं तमाम के तमाम सारे टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। और ये कोई एमी नोट्स नहीं है, ये हमारे बैच के जो 300 बच्चे जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आए थे उनके नोट्स हैं, हमने कंपाइल करके डाले हुए हैं ताकि आप भी है ना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ये 2025 के हमारे बैच के टॉपर बच्चों के नोट्स हैं, तो वो नोट्स जाके आप खोल लें। और साथ में आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप भी उन बच्चों की तरह आप 90% मार्क्स ला सकें। हम A to Z आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, और साथ में 3 गेस्ट पेपर्स भी देते हैं विद स्पेशल एग्जाम राइटिंग सेशंस। इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% मार्क्स आते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे पढ़ी हुई है। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आपको 800 रुपये सिर्फ एक सब्जेक्ट के, और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं 7 के 7 सब्जेक्ट्स तो उसके 3000 रुपये। 2 महीने में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ताकि आप भी 90% मार्क्स ला सके सारे सब्जेक्ट्स में। बैच अगर आपको ज्वाइन करनी है, इस नंबर पे आप मैसेज कर लें हमें, और ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप हमें मैसेज कर लें, हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी रिवीजन बैच में। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 एनिमल रिप्रोडक्शन, क्लास 10 बायोलॉजी का वन शॉट लेक्चर। तो एनिमल रिप्रोडक्शन में आपको नाम सुनकर एक दिमाग में आएगा, आई थिंक कि इट इज जो ह्यूमंस ने जो एनिमल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके बारे में बात हुई है। ये इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, इसमें डिटेल्स बहुत होंगी, मगर हम विल ट्राई टू कवर इट एज इन लाइक इतना इजीली और स्लोली तो एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, तो रिप्रोडक्शन का लाइक इफ यू थिंक अबाउट रिप्रोडक्शन, सो द वर्ड लाइक नाम आना चाहिए, इट इज अबाउट कि इट्स जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स या फॉर्मेशन ऑफ न्यू अच्छा, आपको याद होगा शायद हमने चैप्टर क्लास 9 में मैं जो पूरा सेल साइकिल वाला चैप्टर था उसमें ये चीजें कवर की थी, मगर उसमें हमने एनिमल रिप्रोडक्शन इतना नहीं पढ़ा था। वी डिस्कस्ड मियोसिस एंड माइटोसिस वाला। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टर्म्स आपने शायद सुनी होगी कि स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए आपको जाहिर है चाहिए एनएस ये होता है कि रिप्रोड्यूस करें ताकि न्यू सेल्स बने, न्यू स्पीशीज बने। तो ये रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन की आगे डेफिनेशन में लिखिए, दिस यही है कि द प्रोसेस बाय व्हिच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। तो हम यहाँ से बुक से स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मूवी पढ़ेंगे। करेक्ट, ऑलराइट। Now, reproduction is a biological process by which new individuals of a species are produced from existing one. Although reproduction is not required for the survival of a single living being, it is essential for the survival and continuation of a species. कि मतलब किसी एक इंसान की सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, ये पूरी स्पीशीज के लिए। अगर स्पीशीज हमारी क्या है, हम ह्यूमंस हैं, तो हम इंसानियत को मतलब चलाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी, ताकि ज़ाहिर है मजीद इंसान बनते रहे, मजीद आपकी नस्लें आए, ताकि इस चीज़ें। ठीक है, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब जो एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, जिसमें एक ही मतलब इंसान के अंदर सेल्स मजीद बनते रहे, जिसको आप ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, जो माइटोसिस होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज व्हाट जो आपको मतलब आपके अंदर अभी तक होती हुई आ रही है, होती होगी, आगे भी चलती रहती है, जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जब आप छोटे बच्चे थे तो उसमें आपने मतलब छोटे थे, ज़ाहिर साइज में भी छोटे थे आप, एज में भी थे, एंड अब बड़े हो गए, नाउ फिजिकल फीचर्स लुक डिफरेंट, आप ग्रो हो गए, हाइट में भी बड़े हो गए। तो ये सारी चीजें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुई है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अब जाकर ज़ाहिर है आपकी स्टार्ट हुई फीमेल्स में इन द फॉर्म ऑफ आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फील होता है। मेल्स में भी कुछ इंक्रीज होता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह रेज जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में ही हो रही थी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमने पढ़ी थी वो पूरी बॉडी में होती है, हर जगह, सिवाय ज़ाहिर है गोनाड्स के, सिवाय जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके अलावा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। Each type has different mechanisms and both occurs in both plants and animals. ये जो दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ये दोनों ही मतलब अलग, कम्प्लीटली अलग मैकेनिज्म्स, और दोनों तरह एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्लांट्स में भी होती हैं और दोनों ही एनिमल्स में भी होती हैं।
अब ग्रेड 9 में यही लिखा है, इन ग्रेड 9 यू हैव लर्न अबाउट प्लांट रिप्रोडक्शन। याद है ना, पढ़ा था कि उसमें बडिंग होती है, फिजन फ्यूजन वगैरह वाला पूरा कॉन्सेप्ट, तो वो सारा चीजें वो प्लांट रिप्रोडक्शन थी। अब एनिमल वाला जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना। अब हम आते हैं मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, या जो आपकी कोई वो है। सो पहले हम देखते हैं रोल ऑफ हार्मोन्स। अब जो दोनों मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट है या फीमेल्स की है, दोनों में ही आपकी हार्मोन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये मेल हार्मोन्स अलग नहीं होते और फीमेल हार्मोन्स अलग नहीं होते तो आप लोगों की मतलब दोनों की ग्रोथ में, दोनों की डेवलपमेंट में भी बहुत इतना डिफरेंस ना होता शायद। बट जाहिर है अलग अलग हार्मोन्स हैं, अलग ऑर्गन्स अलग हैं, so इसलिए अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग तरह से इनको फंक्शन करना होता है। Now in study, unlike other organ systems, the reproductive system is unique because it becomes functional at a certain age after birth called puberty. अब puberty एक वो एज है जो कि लाइक गर्ल्स में अराउंड लाइक 11 to 12 years, अब शायद और पीछे हो रही है, 9 to 10 years में आती है, एंड बॉयज में अराउंड 14 to 15 years या 13 to 14 years में रीच होती है। एट इस एज में ना आपकी कुछ न्यू हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं, विच जो आपकी मतलब जिसको सेक्सुअल मेच्योरिटी कह रहे होते हैं, मेच्योरिटी वाली एज होती है। एंड उसमें जैसे अलग तरह के हार्मोन्स आते हैं, और वो मेल्स में दो हार्मोन्स आपके पास दो हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन और एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच दोनों में होता है, फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। अब फीमेल्स के हार्मोन्स हम जब आगे फीमेल्स को पढ़ेंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगी, अभी मेल्स के लिए ही दो। Now, sexual development that leads to the puberty in both males and females is controlled by some substances called hormones. अब यही जो puberty आ रही है ये किसी वजह से आ रही है, वो वजह जो है वो hormones है। The hormones are chemical messengers that are produced and released by endocrine glands in blood. Endocrine glands कौन से थे, ये हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम में, जो कि डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं आपको हार्मोन्स। तो ये जो हार्मोन्स हैं टारगेट सेल से इंटरैक्ट करेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द टारगेट सेल्स। और टारगेट सेल्स पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो जाहिर है उनसे ही इंटरैक्ट करना होता है ना। मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट, मेल्स में जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है वही ने बताया, टेस्टोस्टेरोन है एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दो ऐसे। हाँ, फीमेल्स में ज्यादा हार्मोन्स है, इसलिए फीमेल्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फीमेल्स हमेशा थोड़े बाद में पढ़ते हैं, मेल्स का पहले पढ़ता है, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अब बस ना एक मतलब मेल्स में ऑर्गन होता है, इट्स कॉल्ड टेस्टीज। तो टेस्टीज जो है ना, ये वाली स्पेलिंग है टेस्टीज, सॉरी दिस, ये प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। अब और ये टेस्टीज जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रही होती है इसका। आपको याद है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने यही पढ़ा था कि ये काइंड ऑफ आपका मतलब एक ब्रेन वाला फंक्शन करता है ग्लैंड्स में, कि सारे जो ग्लैंड्स हैं, सारे ऑर्गन देख रहे हैं, उन सारे ग्लैंड्स अपने सही टाइम पे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस टाइम पे बताएगा उस टाइम पर फिर जिसको जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है उस टाइम पर फिर टेस्टीज जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। और फीमेल्स में सेम टाइम पर मैं जो प्यूबर्टी टाइम पर सेम हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दैट इज फॉर मतलब टेस्टोस्टेरोन अगर मेल्स में था तो फीमेल्स में इसकी जगह रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि फिर आपको मतलब प्यूबर्टी की तरफ रीच कराता है। In female body, ICSH is also called luteinizing hormone, LH. Testosterone is very important for the development of male reproductive organs during puberty. अब प्यूबर्टी के टाइम पर जो ऑर्गन्स बने होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको डेवलप करने के लिए भी मतलब ये टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अगर टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो टेस्टीज आपके हैं वो भी इतने प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेंगे, डेवलप नहीं होंगे, तो मैं उनकी डेवलपमेंट नहीं पाई। इट कंट्रोल्स मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है क्या करता है, ये स्पर्म सेल मेल का सेल होता है और फीमेल्स में एग सेल होता है। तो अगर हम स्पर्म सेल की बात में जो मेल्स में है उसको मेच्योर होना और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेंटेन रहे, ये काम कर रहा होता है टेस्टोस्टेरोन। इट स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स into spermatids and eventually into mature sperm। बेसिकली हाँ, तो ये जो मैंने कहा ना स्पर्म की मेच्योरेशन, तो स्पर्म की मेच्योरेशन किस तरह होती है कि पहले वो स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स की डेवलपमेंट होती है इनटू स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स बने और फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं जाकर स्पर्म, मेच्योर स्पर्म। और टेस्टोस्टेरोन और बाकी आपकी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी डेवलप करवाता है, जैसे कि आपकी फेशियल हेयर ग्रो होना, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड इंक्रीज मसल मास। तो जैसे आपने देखा होगा प्यूबर्टी के बाद
लड़कियां जो है यूजुअली थोड़ी उनकी दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर है, आवाज़ एकदम से डीप जाएगी, मसल मास यानी कि आप थोड़े मस्कुलर हो जाते हैं एंड एकदम से बेसिकली बॉडी टाइट करना शुरू होती है। तो ये सारे काम टेस्टोस्टेरोन पे आता है। जो लोग जैसे जिम जाते हैं बॉयज, वो टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब ले रहे होते हैं, उनकी ज़्यादा हाई होता है बिकॉज दैट्स हाउ उनका मसल बनाना। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये बनाता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो मतलब बड़ा वाला जो आपको याद है ना, हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर इज अ बिगर वन, पोस्टीरियर इज अ स्मॉलर वन। तो एंटीरियर ग्लैंड जो है वो FSH रिलीज करता है। It stimulates FSH is produced by the anterior. It stimulates these cells to support the development of sperm cells and regulates the early stages of spermatogenesis. जो स्पर्मेटोजेनेसिस था यानी स्पर्म सेल की जो मेच्योरेशन हो रही थी, वो काम FSH जो है उसको स्टिमुलेट करता है, यानी उसको वो बना ट्रिगर करता है कि वो काम हो सके। बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड FSH आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस। इन दोनों हार्मोन जरूरी हैं, बट दे एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द प्रोसेस। दोनों अलग अलग टाइम पे यानी अलग अलग मौकों पर काम करते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन है वो फाइनली मेच्योर, बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है मेच्योरेशन की, जिसमें स्पर्म बनना होता है, वो काम करता है और रिप्रोडक्टिव पूरा एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है। वाइल जो FSH है वो स्टार्ट करता है, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है ना, तो वो स्टिमुलेट करने वाला काम रहता है कि वो अभी उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, वो करता है और रेगुलेट करता है अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। दिस इज तो यहाँ का हमारा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है, तो इसमें क्या है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बेसिकली हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH आए और ये कहाँ पर गए, मतलब ये टेस्टीज, दिस ऑर्गेनाइज टेस्टीज, यहाँ से ये वापस इधर जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड तक, उससे उनको होता है और ये टेस्टोस्टेरोन जो है जाकर हाइपोथैलेमस को बताती है कि अच्छा ये हमारा मेंटेन कर रहे हैं अब इस तरह से। अब अगर मेरा प्यूबर्टी रीच हो रही है, दिस इज द ऑप्टिमम नाउ, और इस तरह से मेंटेन, ये तो वो वाले काम टेस्टोस्टेरोन करता है। यहाँ तक आई होप सब कुछ क्लियर हो, इसमें इतनी मुश्किल हमने को बातें ऐसे की नहीं है। लेकिन कोई क्वेश्चन अगर हो फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, तो फीमेल इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो मतलब दे आर 4 हार्मोन्स आते हैं। हाँ, एक है ईस्ट्रोजन, एक है FSH जिसको मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, वही जो मेल्स में था ये फीमेल्स में भी होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों मतलब बहुत अलग से इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, हम फिर पढ़ेंगे इसके बारे में। सो ईस्ट्रोजन पहला है। ईस्ट्रोजन इज produced by the developing follicle in the ovaries under the influence of FSH। FSH जो है जैसे follicle stimulating hormone, जैसे वहाँ पर मेल्स में स्पर्म को रिलीज करने वाला काम कर रहा था, या जो मतलब टेस्टोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट कर रहा था, तो वैसे ही काम फीमेल्स में भी होता है कि FSH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यही है जो कि ईस्ट्रोजन को भी मतलब अपना वो इसके अंदर ईस्ट्रोजन जो है वो इसी के अंदर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। Estrogen is responsible for the development of female reproductive organs such as uterus, fallopian tubes and secondary sexual characteristics during puberty। जो फीमेल्स के जो सारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल ईस्ट्रोजन है हमारे पास फीमेल्स में, ठीक है। अच्छा, FSH एंड LH आर कलेक्टिवली कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। अगर एग्जाम में आपके पास कहीं गोनाडोट्रोपिन्स आ जाए वर्ड यूज कर ऐसी बुक लिखा हो, तो ये कंफ्यूज नहीं होएगा, ये वर्ड इन दोनों हार्मोन्स के लिए कलेक्टिवली यूज होता है। जैसे हम अगर कोई दो चीज़ों को एक साथ रेफर करना हो ना, तो वो काम गोनाडोट्रोपिन्स करते हैं फॉर FSH एंड LH, ठीक है। Anterior lobe of pituitary gland releases FSH and LH under the stimulation of gonadotropin releasing hormone। GnRH जो है ना, इनके अंडर के काम दोनों रिलीज होता है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। देन सेकेंड हमारे पास जो हार्मोन है ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही जो मेल से भी पढ़ा हमने। ये अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ये ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, जाके बेसिकली ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं जो हमारे पास फीमेल्स में जो ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड ओवीज, सही है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन। तो इट इज ओवेरियन फॉलिकल्स को बनाने का जो काम है ना वो FSH करता है। ये पहले मतलब वो ओवरी बनने के लिए जो स्टार्ट होगा वो ओवेरियन फॉलिकल से होता है, और फिर वो इस तरह से मतलब, और फिर इन्हीं में दोनों में से एक फॉलिकल जो है वन ऑफ दीज फॉलिकल्स अंडरगोज oogenesis। oogenesis जो ना ये एक प्रोसेस है, ये हम पढ़ेंगे अभी। ये फीमेल से मतलब होता है, और इससे ओवम या एग जो है ना आपका फीमेल का गैमीट
जैसे मेल्स में क्या था, स्पर्म था, फीमेल्स में एग है या ओवम कह लो, तो ये वाला चीज जो है रिलीज होने का प्रोसेस का स्टार्ट होता है, ठीक है। FSH इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स यहाँ पे I don't know, ये ओवरी है, वाली ओवरी। अब ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो FSH वो करता है स्टिमुलेट उनको। वन ऑफ दिस फॉलिकल्स अंडरगोज oogenesis and produce ovum or egg. It also stimulates the estrogen production and prepares the body for ovulation. अब जो अगर आपके पास मंथली जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा होता है कि हर कुछ टाइम बाद एक ओवेरियन फॉलिकल जो है, एक फॉलिकल वो रिलीज होता है, एग होता है, एंड वो पूरा एस्ट्रोजन प्रोडक्शन वगैरह हाई होती है, एंड फिर वो जब बिकॉज फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड निकल जाता है बॉडी से, क्योंकि ये सारा काम FSH करवा रहा होगा। देन थर्ड हार्मोन जो है दैट इज कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ये अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये तब रिलीज होता है आपकी बॉडी में जब ईस्ट्रोजन के हाई लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन हो जाए आपकी बॉडी में, ठीक है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स द FSH सिक्रीशन। इनहिबिट्स यानी कि कम कर दिया, FSH की सिक्रीशन को कम करता है अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है FSH। This condition leads to the production of LH from anterior pituitary gland. अब बिकॉज FSH की प्रोडक्शन सिक्रीशन जो है कम हो रही है, तो इस कंडीशन में आपके पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा, मतलब उसकी बनना शुरू होगा। Luteinizing hormone causes a rupturing of matured follicle in which a developing ovum is present, which ultimately released in the oviduct. ठीक है, यहाँ से बिकॉज जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ये बेसिकली जाकर मेच्योर्ड फॉलिकल होगा ना, वही जो फॉलिकल है जो भी एग आया है, अभी बना है, जो भी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसको रप्चर करना, वो काम ये LH कर रहा है। This rupturing of matured follicle and the release of developing ovum is called ovulation. Because अब ये follicle आया, उसको रप्चर हुआ और उसके अंदर से सेल निकला, ये एग सेल जो है ये निकला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये हर मंथ होता है हर फीमेल की बॉडी में, सही है, आफ्टर प्यूबर्टी ऑब्वियसली। तो इसमें यही मतलब एक फॉलिकल बेसिकली मेच्योर हुआ एंड देन उसके अंदर से मेच्योर होने की वजह से वो रप्चर हो गई, उसकी जो फॉलिकल थी वो, बिकॉज ज़ाहिर अब सेल बड़ा हो रहा था, उसके जो सेक्स था वो कम होना था, तो उसमें से वो रप्चर हुआ एंड अंदर से एक सेल निकला, एंड वो जो सेल निकलने वाला प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। आफ्टर ओव्यूलेशन द LH ट्रांसफॉर्म्स द रप्चर्ड फॉलिकल इनटू अ येलो कलर्ड ग्लैंडुलर मास। अब जब ये ओव्यूलेशन हो जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस रप्चर्ड फॉलिकल को मतलब कन्वर्ट करता है एक येलो कलर के ग्लैंडुलर मास में। ग्लैंडुलर मास मतलब ग्लैंड वाला मास, यानी ग्लैंड का एक सब्सटेंस हो जाता है। द कॉर्पस इस ग्लैंडुलर मास को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस क्लूजम ब्रेन में था, उससे कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम, नॉट कॉर्पस क्लूजम। तो कॉर्पस ल्यूटियम होता है और ये प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। प्रोजेस्टेरोन फिर आपका चौथा और फाइनल हार्मोन है, सही है। तो यहाँ पे हम पढ़े अगर LH का, तो प्रोड्यूस व्हेन हाई एस्ट्रोजन लेवल्स इनहिबिट FSH सिक्रीशन, causes rupture of mature follicle, ovulation की हो गई। आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है, फॉलिकल बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जाहिर है इसी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये प्रोड्यूस हुआ है बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका फंक्शन है टू प्रिपेयर द यूट्रस लाइनिंग फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। अब जब आपका जाहिर है फर्टिलाइजेशन हो गई, अभी तक हम सारी चीजें पढ़ रहे थे जब तक कि अभी फर्टिलाइजेशन की कोई बात नहीं हुई, सही है, कि मैंने अभी सेल निकला है, अभी ओव्यूलेशन हुई है। बट अगर यही फॉलिकल जो है ये आपका फर्टिलाइज हो जाता है और ये बेबी मेरा बनने का प्रेग्नेंट हो जाती है आपका बॉडी फीमेल की, तो उसको प्रिपेयर करता है फीमेल की बॉडी को। इस यहाँ से पढ़े अगर, प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम इन द ओवरी। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी बाय थिकनिंग द यूट्रीन लाइनिंग। अब बिकॉज जो आपका ये फीटस है या यही एम्ब्रियो है, इसने आकर इम्प्लांट होना होता है, यानी इसको आकर रखना होता है यूटरस की लाइनिंग पर, जाहिर यूट्रल लाइनिंग पर आता है, तो वो जगह पूरी जो थिकनिंग होनी है, उस जगह को पूरा प्रॉपर्ली बनना, ये काम करता है प्रोजेस्टेरोन, which is essential for embryo implantation. High concentration of progesterone also inhibits the release of FSH. अगर प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई लेवल का मतलब ज्यादा हो जाए, हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाए प्रोजेस्टेरोन की, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोबारा से रिलीज हो जाता है और फिर आप मतलब प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 6.2 गेमीटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन।
तो देखिए, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़े और हार्मोन्स के बारे में पढ़े। अब होता क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जब एक नया इंसान बनता है, नया जानवर बनता है, तो उसमें है ना 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप से क्या मुराद? एक पहला स्टेप होता है आपका गेमीटोजेनेसिस, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज होती है फर्टिलाइजेशन और तीसरी चीज होती है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये जो टॉपिक है ये इन दोनों के ऊपर है, गेमीटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ये क्या होती है, इनके ऊपर पहले आते हैं। लेकिन ये तीनों एक साथ, ये तीनों है ना आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाती हैं, जिससे क्या होता है एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नई औलाद पैदा होती है और वो ग्रो होती है फिर। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स, जिससे एक नई औलाद आ सके, नया ऑफस्प्रिंग आ सके। सो पहला स्टेप होता है गेमीटोजेनेसिस। हमने क्लास 9 बायो के चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था माइटोसिस के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ा था मायोसिस के बारे में। तो अगर हम माइटोसिस के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं माइटोसिस। तो उसमें क्या होता है कि उससे हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने प्लांट में भी पढ़ा था, प्लांट्स में भी होती है और बैक्टीरियाज में भी होती है। और हमारे जो सेल्स हो गए, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो आपका क्रोमोसोम नंबर है वो रिटेन रहता है। ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 46। फिर हमने पढ़ा मायोसिस। मायोसिस जब होती है तो हमारे जो सेल्स हैं वो आधे स्प्लिट हो जाते हैं और 23 के 2 बनते हैं। 23 का एक सेल और 23 का एक और सेल। ये जो 46 क्रोमोसोम्स वाला होता है ये हमारा नॉर्मल सेल है। हमारा स्किन सेल हो गया, हमारा रेड ब्लड सेल हो गया, या फिर आई सेल, ब्रेन सेल, नर्वस सिस्टम में जो भी सारे सेल्स हो गए, अलग अलग किस्म के जो कोई से भी आप सेल के नाम ले लें, सारे ये होते हैं। बस होता क्या है कि मायोसिस जब होती है तो 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये 2 है आपके पास, 2 सेल्स। बट कौन सी सेल्स? वो होते हैं हमारे गेमीट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? गेमीट्स। ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं ताकि एक नई औलाद बन सके। गेमीट्स के 2 किस्मात होते हैं। एक होता है आपका स्पर्म, जो आपका मर्दों में बनता है, जो मेल ऑडियंस होती है उसका क्या बनता है? स्पर्म बनता है। ठीक है, और जो आपकी फीमेल ऑडियंस होती है उसमें होता है एग। ठीक है, तो ये हमारे 2 गेमीट्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रॉम द मेल है, मर्द से, और ये हमारा हो गया फीमेल से। होता क्या है कि गेमीटोजेनेसिस जो हमारा पहला पॉइंट है, गेमीटोजेनेसिस ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्ट है कि आपके गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स जो आपके सेल्स होते हैं, स्पर्म और एग, वो बनते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ बनते हैं वो हमने पहले डिस्कस किए थे 6.1 में। ठीक है, तो जो आपके टेस्टोस्टेरोन है वो उसके थ्रू, उसकी मदद से आपके बनते हैं जो स्पर्म सेल्स हो गए, गेमीट्स मेल्स के अंदर। ठीक है, जिसमें हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है ये पूरा। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गेमीट्स हो गए उसमें सिर्फ मेल्स में तो हम स्पर्म ले रहे हैं, वो कैसे बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन की मदद से। कहाँ पे? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। फिर दूसरा हो गया हमारा जो औरतों में होता है एग्स, फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में कौन सा गेमीट प्रोड्यूस होता है? एग बनता है। तो ये जो 2 सेल्स है, अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये 2 सेल्स का मतलब 2 स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और 2 एग्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं एक स्पर्म एक एग, नहीं, मर्द में सिर्फ और सिर्फ स्पर्म होगा और फीमेल में एग्स होगा सिर्फ। सबसे पहली चीज, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मर्द में आपको कभी एग्स नहीं मिलने वाले, और आपको फीमेल में, हजरात में जो, उसमें आपको स्पर्म्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सी के इंडिविजुअल के होंगे, सबसे पहली चीज। और ये कहाँ बनते हैं? स्पर्म्स हो गए हमारे मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम में, और जो आपकी फीमेल हो गई उसके कहाँ पे आ गए? उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। सो ये हो गया आपका मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे, और ये हो गया आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये सारे हार्मोन्स आते हैं जो फीमेल्स में हेल्प करते हैं, और ये सारे आपके यहाँ पे मेल्स में आते हैं। ठीक है, सो मेन हमारे टेस्टोस्टेरोन एंड एफएसएच हो गया। ठीक है, सो आपके स्पर्म सेल्स यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये आ गए आपके यहाँ पे मेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और ये आ गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्या, एग्स आ गए। ठीक है, सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया। तो अब मेल्स में जब आपके स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, जब ये आपका स्पर्म बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, मेल सिर्फ इंसानों की बात हो रही है अभी। ठीक है, इंसान और जानवर दोनों, एनिमल्स जो हो गए, जो मैमल्स। ठीक है, ये हो गया आपके स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पहला है जहां पे स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे टेस्टिस में, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सबसे पहली चीज। फिर दूसरा हो गया हमारा फीमेल्स में होता है oogenesis, जिसमें एग सेल्स या फिर ओवा भी आप कह सकते हो, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ओवरीज में। ठीक है, सो ये हो गया आपके टेस्टिस, यहाँ पे इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, आपके स्पर्म सेल्स। और ये हो गया हमारा यहाँ पे ओवरी, जिसमें आपके एग सेल्स या फिर ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 स्टेप्स होते हैं। अब क्या होता है कि ये आप इनहेरिटेंस जो है चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, लेकिन इससे क्या होता है, आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है। जैसे हमने क्लास 9 बायो में चैप्टर 10 था ना, एवोल्यूशन, उसमें हमने पढ़ा था। तो वैसे ही ये जो होता क्या है कि इसमें है ना कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिससे है ना आपकी वो बढ़ जाती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था क्लास 9 बायो के चैप्टर नंबर। लेकिन अगर उसको भी हटाते हुए बस आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ रही है, और ये आप डिटेल में अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में। ठीक है, सो अब हम आते हैं जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब प्यूबर्टी, मतलब जब आप होते हैं लगभग 11 से 13 साल के, तब है ना आप है ना बड़े होने लगते हैं, तब प्यूबर्टी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें तब है ना आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है, और आप है ना स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज। और अब यहाँ पे है, ये देखें ना, माइटोसिस में क्या होता है कि वही आपके 2n रहते हैं, नंबर ऑफ जो आपके वो होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें 46 हो जाता है आपके डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन फिर मायोसिस जब होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, मायोसिस होने के बाद, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 होने के बाद 23 हो जाते हैं आपके पास। ठीक है, सो 23 वो होते हैं 23 क्रोमोसोम्स वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से अब होता ये है कि आपके पास क्रोमोसोम्स नंबर आते हो गए, मिक्सिंग हो जाती है, जिससे आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। ये तो बात की कहानी। अब यहाँ पे हम आते हैं ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस आपकी जो हो गई, उसमें क्या होता है कि आपके जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, जो आपके टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस क्या हो गए यहाँ पे, इसमें एक दीवार होती है आपकी टेस्टिस में। क्या होती है दीवार, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो आपके माइटोसिस होती है, जिससे आपके पास सेल्स बने रहे। एक तो पहली चीज ये, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स आपके कौन से बन जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ऐसे ही वो आपका माइटोसिस कर रहा होता है, जिससे फिर आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। थोड़ा सा अजीब नाम है, पहली दफा सुन रहे हैं आप, हाँ, लेकिन अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको आदत बन जाएगी। ठीक है, ये पहले हो जाता है। कहाँ पे ये हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो क्या हो रहा है वहां पे, स्पर्मेटोगोनिया जो है उसकी माइटोसिस हो रही है, जिससे आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज मायोसिस 1 होती है। ठीक है, पहले माइटोसिस हुई, माइटोसिस से आपका 46 से 46 ही रहा, फिर मायोसिस 1 हुई। मायोसिस 1 जैसे हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमारी क्लास 9 बायो में। ठीक है, उससे क्या हो जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे अब आपके 23 और 23 क्रोमोसोम्स ऐसे ही स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। सो मायोसिस 1 हो गई आपकी पहली। ठीक है, आपके 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए। फिर उसके बाद मायोसिस 2 होती है वापसी, जिससे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर आपके स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। स्पर्मेटिड्स से क्या हो जाता है आपके, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो ऊपर ये 23 जो थे ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी 23, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं, इनकी डुप्लीकेट कॉपीज यहाँ पे बन जाती है। 23 क्रोमोसोम्स के 4 अब आपके हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, 4 सेल्स बन जाते हैं, जिनके उनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स, और उसमें 23 क्रोमोसोम्स ईच में से हैं। ये हो गया आपका मायोसिस 2। फिर क्या होता है, एक प्रोसेस आता है स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि आपके स्पर्म सेल्स, क्या उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ, वो बनते हैं आपके स्पर्म सेल्स, जो फिर है ना वापसी फिर आगे जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड उससे ना एक नया ऑफस्प्रिंग आता है, नई औलाद बनती है आपकी, ठीक है। सो ये जो आपके हैं जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन आप बार बार लेते जाएंगे उनके नाम तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एंड में बस आपने मेन चीज क्या याद रखनी है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, आपका एक डिप्लॉइड सेल था यहाँ पे, ठीक है, 1 डिप्लॉइड सेल, आप गए 1 डिप्लॉइड सेल से किस पे, 1 डिप्लॉइड से आप 4 हैप्लॉइड पे गए, ठीक है। डिप्लॉइड क्या होता है 46 क्रोमोसोम और हैप्लॉइड क्या होता है 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। आप है ना ऐसे यूं गए और ये इनके प्रोसेस के नाम थे। अब थोड़ी चीज यहाँ पे एक जो याद रखनी है वो है जो स्पर्मेटिड्स जो है आपके वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का क्या मतलब, वो एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि स्पर्मियोजेनेसिस होती है जिससे वो मोटाइल होने लग जाते हैं, मतलब ये फिर ट्रैवल कर सकते हैं। इनकी ये दिख रहे हैं यहाँ पे ये टेल निकल गई, ये टेल क्या करने देती है, इनको मूव करने देती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह वो स्विम करके एक जगह पे दूसरी जगह जा सकें और है ना फिर वो है ना ट्रैवल कर सकें, जिससे है ना फिर वो फर्टिलाइजेशन पे हेल्प करते हैं। लेकिन ये मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे पैर होते हैं वैसे ये है ना समझे ये टेल है, ये स्विमिंग के लिए अलाउ करती है, जैसे मछलियों की जो होती है ना फिन या टेल, वैसे ही समझे इनकी भी टेल्स होती है जो अलाउ करती है स्विमिंग के लिए ताकि वो मूव कर सके। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आपका न्यूक्लियस छोटा हो जाता है और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे एक्रोसोम, टेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, ये 3 चीजें बन जाती हैं, फिर है ना वो स्पर्म्स बन जाते हैं या स्पर्मेटोजोआ। ये आपका प्रोसेस हो गया। तो ये हमारा था स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आता है हमारा oogenesis। oogenesis में क्या है कि ये कब शुरू होती है, ये एक दफा होती है बेसिकली, जो हमारी एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जिसमें आपके काफी सारे एग्स बन जाते हैं आपकी फीमेल हजरात में। सो होता क्या है कि सबसे पहले ये है ना प्यूबर्टी के वक्त आपकी जो है प्यूबर्टी के वक्त बेसिकली एक आपकी साइकिल शुरू हो जाती है जिससे है ना वो एग्स प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2n, ये आपका एक वापसी डिप्लॉइड सेल हो गया। फिर है ना वापसी देख रहे हैं सेम प्रोसेस हुआ, यहाँ पे ये स्पर्मेटोगनिया था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं ऊगोनियम था, ऊजोनियम, और यहाँ से ये ऊसाइट बन गया, प्राइमरी ऊसाइट। ये देख रहे हैं स्पर्मेटोगनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यहाँ पे ऊजोनियम से क्या हो गया प्राइमरी ऊसाइट। बस ये प्राइमरी ये है, तो ये आपको हेल्प कर रहा है कि अच्छा माइटोसिस जब होती है तो यार प्राइमरी का अल्फाज आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हमें ये याद करना है कि यार पहले है ना आपका एक सेल से जो डिप्लॉइड था तो दूसरा डिप्लॉइड सेल बन रहा है लेकिन प्राइमरी के नाम से बन रहा है, तो ऊजोनियम से प्राइमरी ऊसाइट। ये कब हो रहा है, ये आपका बिफोर बर्थ हो रहा है, मतलब पैदा होने से पहले ही ये है ना एक फीमेल ऑडियंस में हो जाता है। फिर प्यूबर्टी का वक्त आता है। प्यूबर्टी कब होती है, प्यूबर्टी होती है आपकी 11 से 13 साल के उम्र के वक्त। उस वक्त क्या होता है हमारी फीमेल हजरात में मायोसिस शुरू हो जाती है। पहले तो मेल में पहले से ही शुरू हो गई, 11-13 साल पे ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो प्रोसेस था ये अभी तक चल रहा है, लेकिन फीमेल में ये रुक जाता है। फीमेल में ये वाला जो प्रोसेस है ना माइटोसिस वाला जो चल रहा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, पूरे बॉडी में नहीं सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में। फीमेल में शुरू ये होता है सिर्फ पहले बिफोर बर्थ, मतलब जन्म होने से पहले, ऑफस्प्रिंग आने से पहले, ठीक है। यहाँ पे मेल्स में ये प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और ये पूरी जिंदगी भर चल रहा होता है, सबसे पहली चीज। फिर आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे है ना माइटोसिस शुरू हुई, फिर मायोसिस बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया ना, तो यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन जाता है, किसमें आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब 11-13 साल की उम्र के बाद ये आपके अंदर होने लग जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक का प्रोसेस था, ये फीमेल में ये आ गया आपका एग, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं ये हमारा एग हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो हमने पढ़ा अभी प्रोसेस, ठीक है, ये है ना हमारा एक थोड़ा सा शुरू का पार्ट था। अब होता क्या है कि आप देखेंगे ये अल्फाज यहाँ पे थोड़े से लिखे हुए। तो सबसे पहले फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके ये एग्स होते हैं, वहां पे बंद रहे होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग oogenesis, मतलब ये वाला प्रोसेस यहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि ओवरी जो है आपकी, ठीक है, ओवरी क्या है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ये ऑर्गन्स हो गए यहाँ पे ओवरी। इसमें क्या होता है कि इसमें है ना स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं फॉलिकल्स, जिसमें आपका जो एग होता है ना वो बनता है सबसे पहली चीज। ठीक है, ये हो गया। उसमें क्या होता है कि उस फॉलिकल्स के अंदर ऊजोनियम होता है। ऊजोनियम मतलब ये वाला यहाँ पे। तो ये जो ऊजोनियम से क्या हो जाता है, एग पे बन जाता है प्रोसेसर, वो कहाँ पे, फॉलिकल के अंदर होता है। तो ये प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte आपके बन गए। ठीक है, फिर क्या हो जाता है कि ये आपके जो एग और पोलर बॉडी ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन का क्या मतलब है, आपका एग है ना वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका एग रिलीज हो जाता है, जिससे क्या होता है फिर स्पर्म जो है आपका जो मेल का था, ठीक है, स्पर्म जो होता है मेल का, उसको चांस मिलता है कि वो जाके एग से है ना कंबाइन हो सके। ठीक है, तो वो जो स्पर्म है वो ओव्यूलेशन और स्पर्म एंट्री भी होती है। ठीक है, सो ओव्यूलेशन क्या हो जाता है कि स्पर्म और एग्स हैं जो है ना कंबाइन हो जाते हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई। इससे क्या हो जाता है, फिर ये देखें ना, एग जो आपका था वो क्या था 23 क्रोमोसोम्स, स्पर्म आपका क्या था 23 क्रोमोसोम्स वापसी। तो 23 और 23 कंबाइन होके क्या बन जाता है वापसी 46 क्रोमोसोम्स का वापसी आपका एक सेल बन जाता है, और उससे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं हमारा डिप्लॉइड सेल या फिर जाइगोट। ठीक है, तो हमारा एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है फिर। तो ये हमारी मायोसिस हुई और फर्टिलाइजेशन मैंने थोड़ी सी आपको बता दी, लेकिन उसको हम छोड़ते हैं बाद में। वो डिटेल में आगे, वो हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे अगले पेज पे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ओव्यूलेशन स्पर्म एंट्री, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है कि यार एग आपका प्रोड्यूस हो गया, फिर एग का क्या काम है आगे, आगे क्या काम होता है, एग जाके स्पर्म के साथ कंबाइन हुए ताकि एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नई औलाद आपकी बन सके। ठीक है, सो अब क्या हो गया वापसी, ओव्यूलेशन में आपको बता दिया ये क्या होता है, रिलीज ऑफ एग। ठीक है, जब रिलीज होता है आपका एग, ठीक है, आपके ऊजोनियम से, फिर जब आपके जो रिलीज होता है यहाँ पे इस साइड पे ओवरी में और ओविडक्ट में, तो क्या हो जाता है फिर एक स्पर्म आपका जो है उसके थ्रू वो एंटर होता है, स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं, फिर आपकी फर्टिलाइजेशन होकर एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। ठीक है, ये हमारी एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट ये है कि अब हम आते हैं नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन पे। हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया कि आपके गेमीट्स जो स्पर्म्स और जो आपके एग्स हो गए वो बन गए। अब होता क्या है नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन में, जिसमें आपका जो स्पर्म और जो एग है, ठीक है, वापसी मैंने बताया था जैसे स्पर्म मेल गेमीट, स्पर्म और फीमेल गेमीट एग, ये कंबाइन होते हैं और उससे आपका एक डिप्लॉइड सेल या फिर एक जाइगोट बन जाता है। वापसी 46 हो जाते हैं। ये इंसानों में 46 होते हैं, दूसरे एनिमल्स होते हैं उसमें 46 नहीं, उसमें कोई और नंबर होता है, उसके आधे आधे कंबाइन होके एक नंबर बन जाता है। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एन लिखा हुआ है। अब जैसे अगर मैं लेता हूँ कैट क्रोमोसोम नंबर, अगर मैं बिल्लियों का क्रोमोसोम नंबर लेता हूँ तो 38 क्रोमोसोम्स है। क्या मतलब, अच्छा उनके जो नॉर्मल सेल्स हो गए, डिप्लॉइड सेल जो हो गया ना ये वाला, उनके माइटोसिस के वक्त डिप्लॉइड सेल में 38 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जब मायोसिस हुई तो 19 क्रोमोसोम्स हो गए। ये बिल्लियों में होता है। फिर डॉग्स हो गए उसमें अलग होता है, शेर हो गया उसमें अलग, घोड़ा हो गया उसके अलग, हर अपने स्पीशीज का हर स्पीशीज का अपना अपना एक क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे N और 2N लिखा हुआ था, क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ इंसानों में नहीं, ये जानवरों में भी हो रहा होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2N और N लिखा हुआ है। 46 थे इंसान में, 38 थे आपकी बिल्ली में, और फिर यहाँ पे जब आप आए 23 हो गए आपके 23 हो गए आपके उसमें इंसान में, और 19 हो गए आपके बिल्ली में। ठीक है, सो ये हमारा फर्टिलाइजेशन है जिसमें एग और जो स्पर्म है वो एक साथ कंबाइन होते हैं। अब यहाँ पे दो किस्मात की फर्टिलाइजेशन लिखी हुई है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये होती है आपकी फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, ये हमारी फीमेल बॉडी के अंदर होती है। क्या मतलब, जैसे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया यहाँ, ठीक है, इसमें आपका स्पर्म यहाँ से एंटर होता है, यहाँ पे एग होता है, और यहाँ पे कंबाइन होके फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपका जाइगोट बनता है, और फिर वो 9 महीने ग्रो होता है। फिर आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे फीमेल के अंदर से एक बच्चा निकलता है, एक है ना नया इंसान यहाँ से निकलता है, एक नया ऑफस्प्रिंग। कैसे हुआ, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म सेल जो था वो यहाँ पे अंदर गया,
ठीक है, और यहाँ पे एग पड़ा हुआ था, एग और स्पर्म कंबाइन होके जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो होके एक बेबी बन गया, एक बच्चा बन गया, फिर वो बच्चा फीमेल के अंदर से सीन निकला। ठीक है, ये हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? जैसे आपने देखा होगा जो मछलियां हो गई या फिर जो आपके डेटर हो गए, मतलब फ्रॉग्स और टैडपोल्स, ठीक है, ये जो आपके हैं, ये क्या करते हैं, ये अंडे ले करते हैं, अंडे निकालते हैं। सो अंडे क्या होते हैं, ये भी आपके एग्स होते हैं। अंडे जैसे मुर्गी के जो अंडे होते हैं ना, उससे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें जो आपके स्पर्म्स और एग्स हैं, ये फीमेल के अंदर ओविडक्ट में नहीं हो रहे, ये है ना बाहर हो रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एग है, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया या मछली ने अंडा दिया, तो एग है ना वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ गया। फिर है ना स्पर्म, आपके जो मेल्स होते हैं, मेल जानवर हो गए, जैसे चिकन, मुर्गा हो गया, ठीक है, या फिर आपका मछली हो गई, मछली का जो मेल फॉर्म हो गया, वो है ना स्पर्म्स उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये कहाँ हो रही है, ये बाहर हो रही है। बाहर मतलब कहाँ? बाहर मतलब फीमेल ऑडियंस के बाहर। लेकिन इंसान हो गए, बिल्लियाँ हो गई, डॉग्स हो गए, शेर हो गए, घोड़े हो गए, उसमें क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर जाता है, एंड यहाँ पे एग होता है फीमेल के अंदर ही। तो वो स्पर्म आपने फीमेल के अंदर छोड़ना होता है ताकि एक बच्चा यहाँ पे फीमेल के अंदर बन सके, और फिर 9 महीने बाद आपका एक नया बच्चा निकलता है, एक नई औलाद निकलती है फीमेल के अंदर से। ठीक, ये होती है हमारी इंटरनल। और ये जो एग्स होते हैं जो बाहर, जैसे मुर्गियाँ हो गई, वो ले करती हैं, उससे हम कहते हैं हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे है ना थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। फर्टिलाइजेशन लोकेशन, इंटरनल में क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन, तो स्पर्म और एग हैं वो फीमेल के अंदर कंबाइन होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द फीमेल बॉडी, पहली चीज़ ये मीट जो रिलीज होते हैं वो है ना फीमेल के अंदर होते हैं। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के मतलब बेसिकली फीमेल के अंदर है ना आप स्पर्म सेल्स रिलीज करते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें आप है एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं जहाँ पे अंडा होता है। ठीक है, अब इसमें ऑफस्प्रिंग कितने निकलते हैं? इसमें कम निकलते हैं और है ना हाई सर्वाइवल रेट होता है, लेकिन इसमें है ना बहुत निकलते हैं और सर्वाइवल रेट लोअर होता है, मतलब ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। सो इसमें है ना आपकी पेरेंटल केयर होती है। अच्छा, जब बच्चा आपके क्या कहते हैं फीमेल के अंदर होता है तो आप है ना थोड़ा ख्याल रखते हैं कि यार बच्चा ग्रो कर सके सही से, आप उसको ख्याल रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं जब है ना एक फीमेल आपकी प्रेग्नेंट होती है। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यार अंडा तो बाहर पड़ा हुआ है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, उसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन जब बच्चा होता है वो फीमेल के अंदर होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब हमें ख्याल रखना होता है। ठीक है, फिर अब ये कौन से जानवर में क्या होता है, तो देखें लैंड एनिमल्स होते हैं उसमें आपकी क्या होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसे मैमल्स हम लोग हो गए, जैसे बिल्लियाँ, शेर, घोड़े वगैरह वगैरह, बर्ड्स हो गए और रेप्टाइल्स हो गए। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है? आपकी मछलियाँ, एम्फिबियंस और मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स कौन से? वो वाले जानवर जिनमें बैकबोन नहीं होती। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं पूरा प्रोसेस था गेमिटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन का 6 पॉइंट। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। अब दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ये बात हमने पहले भी की थी। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मतलब एक ही पेरेंट होगा, जो कि आप इसको ग्रोथ कह रहे हो। ठीक है, इसमें मतलब अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें या मतलब और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें जो नॉर्मल आपकी माइटोसिस है दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन इसमें मतलब ऐसा भी होता है, अभी हम बात कर रहे हैं एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन उस फॉर्म में कि उसमें बेबी आपका आ रहा हो, तो वो वाले तीन टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन वगैरह, आई थिंक रीजनरेशन इसकी बात हो रही है। हाँ, तो ये तीन टाइप्स अभी पढ़ेंगे। बाकी जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिर वो वाली होती है जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, व्हिच इज फर्टिलाइजेशन वाली। ठीक है, तो हम आते हैं। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन है, सारे एसेक्सुअल, सेक्सुअल। मैकेनिज्म क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? Asexual reproduction is a type of reproduction in which a single parent produces offspring without the involvement of gametes, यानी sperm और egg cells इसमें यूज नहीं होते, दूसरा पेरेंट भी नहीं इन्वॉल्व होता और नए आपके पास offsprings बन रहे हैं। This process results in offsprings that are genetically identical to the parent, यानी कि जैसा पेरेंट था exactly वैसा ही आपका बेबी आएगा, यानी जो नया offspring होगा वो exactly identical, इसको हम कहते हैं clones। Right.
तो ये जो क्लोन्स वाला वर्ड है ना, ये इसमें आता है कि अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हो। फिर asexual reproduction is common in simpler organisms like invertebrates and unicellular animals, but some multicellular animals can also reproduce asexually without under certain conditions. So ज्यादातर ये किसमें कॉमन है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं यानी जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स वो वाले होते हैं एनिमल्स, जैसे कि स्नेक है, स्नेल हो गया, ये वाली चीजें। और यूनिसेलुलर एनिमल्स जो कि मतलब जिनमें एक ही सेल होता है ना, पता है, जैसे यहाँ पर ये अमीबा की एग्जांपल है, तो ये अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इनमें होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स में होता है। और कुछ मल्टीसेलुलर एनिमल्स भी करते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं उसमें। Asexual reproduction allows organisms to rapidly increase or their population as there is no need for a mate, यानी कि कोई आपस में किसी और पार्टनर की जरूरत नहीं होती। इस मेकिंग इट इजियर इन एनवायरनमेंट्स वेयर फाइंडिंग अ पार्टनर मे बी डिफिकल्ट। कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको सॉरी जरूरी नहीं है कि सेल्स को जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पार्टनर मिल सके, तो इसलिए उन कंडीशंस में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। However, the offspring produced by asexual reproduction lack of genetic diversity. ये इसकी एक बस चीजें हैं, इसमें genetic diversity नहीं होगी, meaning that all offsprings are clones to the parent, which may make them more susceptible to diseases. यानी ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं because exactly वैसे ही parent जैसा आ रहा है, और because आपका सारा environment change हो रहा है, जरूरी थोड़ी है कि जैसे parent के टाइम पे environment था या मतलब parent से parents टाइम पर, तो वैसे ही अभी वाले offspring के टाइम पर भी वही environment, तो हो सकता है अभी कोई ऐसी बीमारियां हो जो कि पहले जिसकी रेजिस्टेंस नहीं थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली वैसा ही आ रहा है, तो वो उन डिजीजेस से लड़ नहीं पाएगा या उन इन्वायरमेंटल चेंजेस से लड़ नहीं पाएगा, तो वो फिर जल्दी से बीमार होकर वैसे चीज़ें मतलब उस पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये इनके डिसएडवांटेजेस हैं। In animals there are several mechanisms of asexual reproduction which can be understood easily. अभी कुछ हमारे पास हैं टाइप्स, को हम पढ़ते हैं। तो पहली तो है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होती है, ये बडिंग के अंदर ही तो नहीं था हमारा फ्रेगमेंटेशन है, हाँ ये सॉरी इसके अंदर नहीं है, ये मैं इसकी लेबलिंग सही कर दूंगी, सॉरी उसमें नोट्स बनाते हुए गलती हो गया। ओके, तो बाइनरी फिजन पहला टाइप है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक ही सेल दो में एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, जिसको माइटोसिस हम कहते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड वही न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सेल भी डिवाइड हो गया। तो जो माइटोसिस वाला प्रोसेस था उससे काफी हद तक सिमिलर ये वाला होता है बाइनरी फिजन का। तो इसमें पेरेंट सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, दो टू इक्वल डॉटर सेल्स। ठीक है, the parent organism splits into two equal parts, each of which develops into a new organism. This process is usually found in protozoan animal-like protists like amoeba and paramecium. अच्छा, अमीबा में या पैरामीशियम में कुछ तरह के प्रोटोजोआ हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन बाइनरी फिजन ही है, बिकॉज ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, in which the nucleus of the parent cell divides, mitosis होता है, followed by the division of the cytoplasm. This results in two daughter cells that are identical to the parent. ये माइटोसिस में बहुत सिमिलर है। पहले अमीबा पेरेंट सेल था, देखो पहले न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, यानी एक ही न्यूक्लियस लंबा सा हो गया पहले, फिर उन्हीं वही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुई एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकिनेसिस यहाँ पर होकर दोनों सेल्स डिवाइड हुए। तो ये बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन इन माय ओपिनियन इज द मोस्ट लाइक इजीएस्ट मेथड इन सारों में। फिर बर्डिंग आती है। बर्डिंग में आपके पास एक छोटा सा बर्ड बनता है। बर्ड होता है, आप कहो कि जैसे ये चीज़ नजर आ रही है, ये वाली डेवलपिंग बर्ड, तो बर्ड एक थोड़ी सी कली, जिसको अगर हम उर्दू में कहें, छोटी सी एक चीज़ बनती है, आउटग्रोथ हो जाती है और वो फिर नया एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट बन जाता है। तो बर्डिंग में क्या होता है, क्या स्मॉल बर्ड और आउटग्रोथ एक अच्छा वर्ड है इसके बर्ड के लिए, forms on the parent organism. This bud eventually grows and detaches to become a new individual. यही होता है कि पहले एक ऑर्गेनिज्म था, यानी कि ये हाइड्रा अगर था, हाइड्रा प्लांट्स होते हैं, यह हाइड्रा में एक छोटी सी मुन्नी सी बर्ड बनना शुरू हुई, देखो, और उससे बर्ड बढ़ती जाएगी इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो अलग से अपना एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और वहीं से अलग हो जाएगा। This bud, in this process, a group of cells divides by mitosis, forming a bud. यानी ये माइटोसिस हो रही है, उस बर्ड के अंदर माइटोसिस होती रहेगी, माइटोसिस होने के वजह से वो ग्रोथ होती रहेगी, एंड जब वो इतना ग्रो हो जाएगा कि अपना इंडिविजुअल बन सके, तो वो वहां से अलग हो जाएगा। This bud may stay attached to the parent for a while before detaching and living independently. Its best example is hydra. अब हो सकता है कि वही बर्ड थोड़ा टाइम तक मतलब पेरेंट हाइड्रा से यानी पेरेंट के साथ अटैच रहे, ताकि वो उसके साथ भी मतलब अलग से एज ए इंडिविजुअल ना रहे, मगर को फिर और बाद में अपना डिसाइड करेगा मैं डिटैच हो रहा हूँ यानी अलग से निकल रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ है।
ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, यानी एक चीज थी, एक बड़ा सा पार्ट था, उसमें से पार्ट्स हुए, दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब उसका निकल गया, वो हर पार्ट जो बना जुड़ा था वो अपना एक ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू किया। सही है। तो ये होती है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये एक ही प्रोसेस का नाम है पूरा, कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स मतलब कि आप एक ऑर्गेनिज्म अपने पार्ट्स में या पीसेस में टूट गया, और उसके बाद रीजनरेशन मतलब कि वही चीज में अब रीजनरेट हो, दोबारा से जनरेट हो कि अपना कंप्लीट इंडिविजुअल बन सके। So this is the process of regeneration, fragmentation and regeneration. So in fragmentation, an organism breaks into two or more pieces, and each piece regenerates into a complete individual. समझ में आ गई बात कि वो हर पार्ट अपना एक बन जाएगा। In this process, the parent organism is split either naturally or due to external forces. क्या पता कि वो naturally divide हो जाए, कि टूट जाए, pieces में divide हो जाए, कि जैसे ये फ्लैट वर्म होता है, ये कभी बार खुद ही डिवाइड हो गया, या हो सकता है कोई काट दे। जैसे मैं इसकी एग्जांपल एक छिपकली की भी होती है, अगर कोई छिपकली को देखा कभी, अगर मैंने इसमें मारे उसकी दुम अलग रह जाए, तो वो दुम अलग से ऑर्गेनिज्म बना लेती है, जो बाकी का पार्ट है छिपकली का, उसकी दुम खुद ही बन जाती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। स्टारफिश में ये होता है कि कभी नेचुरली इसका एक विंग जो है, या एक इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इसके, वो पार्ट्स कभी अलग अगर कट गए, या हो सकता है कोई अलग से मतलब इंसान मारने की नियत से ही, बिकॉज स्टारफिश पॉइजनस होती है, तो अगर कोई बीच पर है स्टारफिश को रहेगा, आपने उसको काटा, बट यू नेवर डोंट नो कि वही एक इसका पार्ट जो अलग से था वो पूरा स्टारफिश बन जाएगा। तो यानी कि अगर ये इसका एक यहाँ से इस पॉइंट पर अगर ये यूं काटा, तो ये वाला जो पार्ट था ये अलग से बन गया पूरा, एंड ये वाला पार्ट तो इजीली बन ही गया पूरा। So this process is called fragmentation and regeneration. Then next is called parthenogenesis. Parthenogenesis में क्या होता है कि एक unfertilized egg से आप development होती है नए individual। तो ऐसे हम पढ़ते हैं then parthenogenesis is a form of reproduction in which an unfertilized egg, यानी कि एक egg जो कि fertilized अभी नहीं हुआ था, वो एक अपना complete individual में बन जाएगा। In some animals, females can produce offspring from unfertilized eggs. यानी कि जो कुछ केसेस में क्या होता है कि फीमेल्स जो हैं वो अपने खुद ही से ऑफस्प्रिंग बना लेती हैं, और इसके ये चीज़ होती है बीज के अंदर, हनी बीज में, कि या इंसेक्ट्स लाइक बीज। तो इनमें जैसे क्वीन बी होती है, वो क्या करती है, उसमें डिप्लॉयड सेल होगा उसका, यहाँ पर नजर आ रहा है ना, और उसने एग्स बनाए, वो अनफर्टिलाइज्ड जो एग्स थे वो ड्रोन्स बन गए, जो ड्रोन्स मतलब मेल्स होते हैं, एंड देन उनकी फर्टिलाइजेशन खुद ही से हो जाती है, एंड देन दे बिकम स्टेराइल फीमेल। इस तरह से देखो, ये मेल बी एन नंबर यानी हैप्लॉइड नंबर से आई, इसके स्पर्म सेल्स आए, और ये क्वीन बी के जो 2n यानी डिप्लॉइड सेल्स थे, इसने मियोसिस करके हाफ सेल वाला मतलब सेल दे दिया 223 का, और मेल बी का ये स्पर्म सेल था ये तो 23 वाला ही था, 23 इनकी फर्टिलाइजेशन हुई साथ में, और जल्दी करके 46 क्रोमोसोम वाला सेल बन गया, और ये या तो मतलब ये क्वीन बी बन जाएगा, या फिर ये एक अलग से हनी बी बन जाएगा। ठीक है। और अगर नो फर्टिलाइजेशन हुई तो पार्थेनोजेनेसिस से ये ड्रोन बीज बन जाएंगी। ड्रोन बीज मतलब ये अलग, कंप्लीटली अलग बीज हो जाते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब देखो ये इसमें ये तो नॉर्मल इनका तरीका था, यहाँ पे मैं इसको इसमें समझाती हूँ कि दिस पार्ट इज नॉट पार्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, ये अपनी कंप्लीटली वही वाली हो रही है, फर्टिलाइजेशन ही हो रही है, इसमें ये फर्टिलाइजेशन हुई, तो ये इस तरह से 46 क्रोमोसोम्स वाला एक प्रॉपर हनी बी बन गई, ये बी बन गई। अब वो भी क्या पता क्वीन बी बन जाए, या क्या पता वो वर्कर बी बन जाए, व्हाटएवर, लेकिन इसमें डिप्लॉयड सेल्स होंगे। अब इसमें से ही क्वीन बी में से ही अगर जो मियोसिस होने के बाद जो एक हाफ नंबर ऑफ सेल्स वाला 23 का एक एग सेल आया था, अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग रखा है, ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड है, अभी इसको फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में नहीं गया ये, तो इसके ऊपर पार्थेनोजेनेसिस होगा, यानी कि वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग वही एक नया इंडिविजुअल कंप्लीटली खुद ही बन जाएगा, उसके लिए फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ ही इंसेक्ट्स में ऐसा होता है, हर इंसेक्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा भी होता है कि वो खुद ही से अनफर्टिलाइज्ड एग बिकम्स लाइक अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म एनिमल्स में, तो उसमें हम रैबिट के एग्जांपल से आई थिंक पढ़ेंगे पूरा, या ठीक है। सो ये पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये हम एनिमल्स में रैबिट के उसमें एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे लाइक मोस्ट कॉमन यही तरीका है, बिकॉज जो ये वाली है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका ताकि जिससे ऑफस्प्रिंग बन सकें, वो एक बहुत लाइक अनयूजुअल फॉर्म है, बिकॉज ऐसा बहुत कम ही एनिमल्स, बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में होता है कि अपने एक ही चीज़ से, एक ही
पेरेंट्स से आपका वही वैसे एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बने। यूजुअली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों से मतलब सेल्स लिए जाते हैं और उनसे बनता है। तो मोस्ट एनिमल्स आर डायोवेशियस, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन सेपरेट इंडिविजुअल्स। यानी कि डायोवेशियस क्या होता है, जिसमें हमारे फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ फीमेल्स में है और मेल वाले सिर्फ मेल्स में है। इसको हम कहते हैं डायोवेशियस और डायोवेशियस सिस्टम है हमारा। सो ये ज़्यादातर एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें डायोवेशियस होता है कि मेल और फीमेल जो है वो अपने सेपरेट इंडिविजुअल्स में ही पाए जाते हैं ऑर्गन्स में। The mechanism of sexual reproduction in animals follows three key steps. 3 steps होते हैं। पहला होता है गेमेटोजेनेसिस, ये आप लोगों को पता है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा था, वो यही था। देन फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी, ऊपर बेसिक डिस्कशन हमने किया था कि दोनों से सेल्स आए, आपस में मिले एंड सारी चीजें। एंड डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट क्या होती है कि फर्टिलाइज तो हो गया सेल, वो एक एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट बन गया, एंड उससे वो एम्ब्रियो किस तरह बनेगा, फीटस किस तरह बनेगा, उसमें होती है माइटोसिस होती रहती है। उसके बाद मजीद कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन पर एंड हो जाती है, वहीं पे स्टार्ट होती है मेनली और एंड होती है। और डेवलपमेंट इज द माइटोसिस, या जो उसके बाद आपकी ग्रोथ हो रही है। For the understanding of this mechanism, we will describe the reproductive systems of rabbit. Rabbit से discuss करेंगे, a model animal used in biological research. Rabbit जो है ज़्यादातर researches में use हुआ है, तो इसलिए हम rabbit को ही अभी भी पढ़ेंगे और उसी से discuss करेंगे। Main reproductive system of rabbit क्या है? तो males में मैंने इस तरह से ना आपको पॉइंट से बना के रख दिया ताकि आपको याद हो कि हर चीज़ में क्या क्या ऑर्गन्स किस तरह से हैं। तो पहला है एक टेस्टिस होता है मेल में, जैसे आपको पता है इससे क्या निकलता है, स्पर्म बनता है और स्टोर पे होता है, स्टोर सॉरी डिफरेंट जगह पर होता है, मगर प्रोड्यूस स्पर्म्स जो है टेस्टिस में होता है। सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ रैबिट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इन दो टेस्टिस होते हैं, यहाँ पे बना हुआ है, दिस वन इज अ टेस्टिस दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म, डक्ट्स दैट ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। अब ये डक्ट्स हैं, यहाँ पर आप नजर आ रही है स्पर्म डक्ट, ये जो है ना पूरा ये इस तरह से यहाँ यूं जा रही है, ये इस तरह, यस दिस इज स्पर्म डक्ट। ये ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, जो स्पर्म बन रहा है कहाँ बन रहा है, टेस्टिस में बन रहा है, टेस्टिस में स्पर्म बना है, वो ट्रांसपोर्ट हुआ बाया स्पर्म डक्ट और ग्लैंड्स दैट ऐड फ्लूइड्स टू द स्पर्म। आपको जिस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि उस फ्लूइड स्पर्म्स को फ्लूइड से अलाइव रखे होते हैं, उससे रखे होते हैं। The testes are located in a pouch of skin called the scrotum, which hangs below the body. अब कुछ एक तरह का ना ये जो पूरा टेस्टिस जो है ना ये कवर्ड विद स्क्रोटम होता है, जो एक लेयर ऑफ स्किन होती है बेसिकली, और वो बॉडी से थोड़ा सा नीचे एक तरह एक हैंग करी होती है। Each testis contains coiled tubes called seminiferous tubules. ये जो टेस्टिस आपको नजर आ रहा है ये बहुत ब्लैक डायग्राम है वैसे तो, मगर इसमें कुछ इस तरह की प्रॉपर लग रहा होता है कि ये यूं करके चीज है, मतलब ऐसी वाली ना कि ऐसा, ये कॉइल डक्ट्स है बहुत सारी के डक्ट पूरी कॉइल हुई हुई है, मतलब बहुत सर्कल बना हुआ उसका। तो दिस इस इसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वेयर स्पर्म इज फॉर्म्ड, यहाँ पे बनता है स्पर्म। Once the sperm matures, it collects in the duct of the testes, and the testes and moves to the epididymis. ये भी जब बन जाता है और फिर इसको कलेक्ट करने के बाद ये मूव करते हैं एपिडिडाइमस में, जहाँ पर स्टोर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्म स्टोर्ड कहाँ होता है, तो उसमें आप टेस्टिस नहीं कहेंगे, उसमें यू हैव टू से दिस ऑर्गन, ये जो है दिस इज स्पेडिडाइमस, तो ये वाली जगह है। फ्रॉम द एपिडिडाइमस द sperm travels through the sperm duct called the vas deferens. अब यहाँ से जो sperm travel करेगा इसको कहते हैं vas deferens। ये sperm को यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करता है, या उसमें ट्रांसपोर्ट करता है कि ये sperm ducts आगे मतलब epididymis से लेकर जा रहा है। Both vas deferens join the urethra just below the urinary bladder, because ये urinary bladder है, तो यहाँ से vas deferens को join करने में कोई मतलब वो नहीं है कि दोनों बहुत करीब करीब होते हैं। urinary bladder, the urethra serves as a passage for both sperm and urine. जो यूरेथ्रा है आपको याद होगा यूरिनरी सिस्टम में हमने पढ़ा था, तो यूरेथ्रा में यूरेथ्रा क्या करेगा, वही जगह से आपका यूरिन भी निकल रहा होगा, वहीं से स्पर्म भी आता है। तो सीमेन इज द फ्लूइड दैट कंटेन्स स्पर्म, जो जिस फ्लूइड के थ्रू जिसकी बात हो रही है ना कि फ्लूइड ग्लैंड से भी फ्लूइड्स आ जाते हैं, ये भी वास डेफरेंस भी स्पर्म वाला फ्लूइड आ रहा है, तो इस फ्लूइड को हम कहते हैं सीमेन। और सीमेन में 10% स्पर्म होता है और 90% फ्लूइड होता है, तो यानी कि असल में मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड ऐड हो जाता है उसके अंदर, ताकि वो लुब्रिकेट रहे और प्रॉपर मतलब मूव कर सके। फ्लूइड होना सीमेन में, तो अगर स्पर्म होगा, स्पर्म तो सेल्स हैं, तो सेल्स तो लाइक आपके सॉलिड
होता है ना, सस्पेंशन होती है, तो सस्पेंशन को फ्लूइड बनाने में 90% फ्लूइड का पार्ट होता है. As sperm moves to the testes from the testes to the urethra, यानी कि टेस्टिस से जब यूरेथ्रा तक जाता है, यूरेथ्रा ये है, तो यहाँ तक जब जाता है, डिफरेंट ग्लैंड्स ऐड फ्लूइड्स. अब बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड्स ऐड कर रहे होते हैं इसमें. सेमिनल वेसिकल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्पर्म. द प्रोस्टेट ग्लैंड एड्स अ फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी. अब यही जगह पर एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होते हैं, मगर ऐसे सीमेन में, मतलब स्पर्म्स में बहुत एसिड होता है. एंड काउपर्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस अ ल्यूब्रिकेंट फॉर डक्ट्स. अब इसमें जो ग्लैंड्स हैं, आपको ग्लैंड्स याद रखने होंगे नाम तीनों. एक है सेमिनल वेसिकल्स. तो सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, ये फ्लूइड ऐड कर रहे होते हैं और इसमें 90% मैंने आपके पास ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं स्पर्म के लिए, बिकॉज स्पर्म को अगर सर्वाइव भी करना है तो इट नीड्स न्यूट्रिएंट्स. तो वो चीज़ें आ गई फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स. फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो फ्लूइड ऐड करता है, जो कि जैसे बताया न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को. एंड देन काउपर्स ग्लैंड्स, जो मतलब ये वाला यहाँ पर बना हुआ है काउपर्स ग्लैंड्स, ये क्या करते हैं, ये ल्यूब्रिकेंट ऐड करते हैं ताकि डक्ट में से जब वो मूव करें सारे स्पर्म्स और पूरा जो जा रहा होता है, तो उसको ल्यूब्रिकेशन मिलती रहे और ये ना हो कि वो फ्रिक्शन ना पैदा हो बेसिकली. ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, तो याद रखना होगा आपको नहीं नाम. काउपर्स ग्लैंड्स, तो काउपर्स ग्लैंड्स इधर है, देन सेमिनल वेसिकल इधर आता है जो कि फ्लूइड ऐड करता है, और मतलब और फिर वो कहाँ है हमारे पास, प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड इज ओवर हियर, यहाँ पर. दिस इज प्रोस्टेट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर याद हो गया, समझ में आ गया है. स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना होगा, बट आइडेंटिफाई करने को आ सकता है और इवन डायग्राम बनाने को भी आ सकती है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली. तो ये डायग्राम्स आपने सारी याद रखनी होगी. Now coming on to the female reproductive system of the rabbit. तो मेल्स में कोई कंफ्यूजन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है टेस्टिस, जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, और ये टेस्टिस खुद कहाँ है, ये स्क्रॉटम के अंदर है. ये स्क्रॉटम डायग्राम में प्रॉपर्ली बनाना मुश्किल है, बिकॉज ये स्किन की लेयर होती है जिसकी वजह से ये पूरा काइंड ऑफ ये ये पूरा सुपर कवर कर रखा है. जैसे देखो ये अगर बॉडी आ रही है यहाँ पर, से यहाँ से इसको कवर करता है, स्किन की लेयर होती है जो कि मेरे बॉडी के बाहर ही हैंग करी हुई है. देन यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आपको याद होगी फ्रॉम द चैप्टर 4 था हमारा यूरिनरी सिस्टम का, तो उससे याद होगा. तो यूरिनरी ब्लैडर से और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा ही इधर यहाँ पे ये यूरेथ्रा है. ठीक है, ये यूरेथ्रा आ रही है एंड दिस. तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरेथ्रा भी वहीं जाती है. वास डेफरेंस जो आपका है ना स्पर्म डक्ट, वो भी ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर जाती है. तो यहाँ से टेस्टिस से एक आ रहा है इधर आपका, क्या कहते हैं इसको, स्पर्म डक्ट. ये पूरी इधर यहाँ पे जा रही है एंड ये जो चीज है दिस इज यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर ये बाहर इधर जा रहा है और ये इसी सेम फ्लो से ना, सेम ही पैसेज से बेसिकली यूरेथ्रा भी जाती है, यूरिन भी यूरेथ्रा से निकलता है और सीमेन भी यूरेथ्रा से ही निकलता है. ठीक है, तो ये आपके पास एक चीज हो गई. स्पर्म डक्ट इधर है और स्पर्म वास डेफरेंस जो है यही, इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं. और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को यूरेथ्रा तक या मतलब इस वाले पॉइंट तक. फिर यूरेथ्रा इज लाइक पैसेज है. ग्लैंड्स मैंने बता दिया, तो पहला ग्लैंड आपके पास अगर हमें यहाँ से पहला यहाँ पर है तो पहला कौन सा होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड. इन टर्म्स में पहला इसलिए कह रही हूँ नाम लिखने में और उसको वाइज नहीं, जो रूट पे पहला आता है. तो पहला इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी, बिकॉज स्पर्म्स के अंदर एसिड होता है जो कि उसको मतलब एक मोबाइल रखता है और चीज रहता है. तो उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है ताकि फ्लूइड न्यूट्रल हो. देन प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पर सेमिनल वेसिकल है जो कि फ्लूइड ऐड करती है, जिसकी वजह से वो स्पर्म से मिलकर और जब फ्लूइड आता है स्पर्म एंड फ्लूइड मिलकर सीमेन बनाता है. ठीक है, एंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है मैं हाँ हो गया. देन काउपर्स ग्लैंड फाइनली होता है. काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, डक्ट्स को ल्यूब्रिकेट करता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे मतलब डक्ट्स चल रही हैं तो इन डक्ट्स में फ्रिक्शन आ गया. ठीक है, सो इज दैट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें भी आप लोगों की डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेगा मेरे साथ साथ देखते हैं. So the female reproductive system of a rabbit includes the ovaries and associated ducts. सबसे पहले सबसे important चीज जैसे कि वहाँ पर testes थी, तो testes तो important है because sperm release कर. यहाँ पर ovaries तो important है because ये eggs बनाते हैं. तो ये जो ovaries हैं सिंगुलर होती है, ovaries are plural है. तो ovaries and testes ये आपके मेल वो पॉइंट्स हैं या सेक्स ऑर्गन्स हैं जहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं. तो ये याद रखना तो बहुत जरूरी है. तो ये ओवरी एक इस साइड पर होती है और एक इस साइड पर होती है. ठीक है, देन फेलोपियन या जो पहले हम यहाँ देखते हैं हाँ ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स. अब इसके साथ साथ डक्ट्स भी होती हैं, वो हम बाद में देखते हैं.
The ovaries are small oval-shaped organs located in the located in the abdominal cavity just below the kidneys. तो basically ये किडनी से just नीचे होती हैं और ये oval shape जैसे हमने देखा है यहाँ पर इस तरह से इस shape की होती है. Like most animals, female rabbits have two ovaries. The outer part of each ovary produces egg cells. Each egg cell is surrounded and nourished by a cluster of specialized cells called a follicle. तो जो साका हर ओवरी है ना मतलब ओवरी वो रिलीज करती है एग्स आपके एक्सेल और यही एक्सेल जो है सराउंडेड होता है उसको सराउंड कर रहा होता है एक फॉलिकल आपका मतलब बहुत सारे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको फॉलिकल कहते हैं. When an egg cell is released from the ovary, it enters the fallopian tube. अच्छा fallopian tube बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ओवरी है यहाँ से निकल कर इधर fallopian tube में जा और ये पूरी मेरा fallopian tube चल रही है. तो fallopian tube में एंट्री कर जाता है egg cell, which is located close to the ovary यानी कि ये ovary के करीब ही है. Fertilization happens in the fallopian tube. अच्छा जो fertilization होती है ना because जो ये opening of urethra यहाँ से birth canal है तो ये भी पड़ता है. बट इधर ही आपके पास स्पर्म हाँ बर्थ कैनाल यही जगह है यहाँ पर the female receives the semen या जो स्पर्म होता है और वो स्पर्म ट्रैवल करके ऑल द वे यहाँ तक आता है वो यहाँ से आकर इस एरिया में कहीं पर या इधर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है जो कि फेलोपियन ट्यूब में बिकॉज़ फेलोपियन ट्यूब पूरी है यहाँ पे भी हो सकती है एक ही बात है दोनों साइड से जहाँ से एग रिलीज होता है डिपेंड्स होता है. तो स्पर्म जब आते हैं तो इधर चले जाते हैं आधे इधर होते हैं आधे उधर होते हैं. अगर इस साइड पे एग है फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर आकर वो स्पर्म ढूंढता है एग को एंड देन इट फर्टिलाइजेस विद दैट. ठीक है अभी हम इसके ऊपर फर्टिलाइजेशन भी डिटेल में पढ़ेंगे. When egg cell is released from the ovary, हाँ ये fertilization हो जाती है यहाँ पर. The result fertilization happens in the fallopian tube and if the egg is fertilized, the resulting zygote is carried to the uterus. अच्छा अगर यहाँ पर आपका egg cell जो है fertilize हो गया यानी sperm cell ने आकर egg cell से fertilization कर ली, so ये जो चीज़ है यहाँ से जाकर ये uterus में जाकर implant हो जाएगा यानी uterus में जाकर uterus पर zygote को ले जाया जाता है. uterus इधर है ये यूट्राइन हॉर्न्स नहीं लिखे हुए ये पूरा ये इस वाले पार्ट की पूरा चीज यूट्रस है. ठीक है. Then in rabbits the uterus is divided into two sections known as the uterine horns. तो ये जो uterine horns है ना ये असल में females में ऐसा female humans में ऐसा नहीं होता. rabbit का अगर हम पढ़ें तो rabbit में आप ऐसा देखेगा तो ये uterus जो है ये दो में divided होता है which is called the uterine horns जो कि join करके vagina को join करते हैं. Also known as the birth canal. So this birth canal, this is also known as vagina. This is a V-shaped like V canal होता है. ठीक है. The cervix is a part of the uterus that separates it from the birth canal. Cervix क्या है ये वाला part है यहाँ से birth canal और uterus अलग-अलग हो रहे हैं. ये इस point तक uterus है और इस point के नीचे जाना है uterus wall से मतलब ये basically हाँ इधर से यहाँ से birth canal शुरू होती है. तो इनको सेपरेट करना इसलिए जरूरी है ताकि फिर इधर तक ही बस स्पर्म आता है फिर आगे जाकर cervix अलग है. सर्विक्स जो है सेपरेट करता है यूट्रस को बर्थ कैनाल से. तो आगे बर्थ कैनाल जो है हाँ बर्थ कैनाल वेयर स्पर्म इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग मेटिंग. तो जब हाँ यहाँ पे स्पर्म आता है तो ये बात बताई तो इम्प्लांट हमारा भी स्टोर्ड रहता है इधर ही यूट्रस वाले यूट्रस के पॉइंट पर. ठीक है नॉट इन द बर्थ कैनाल में से स्पर्म आता है. ठीक है इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स. फीमेल सिस्टम क्लियर है. अगर मैं आपको डायग्राम ओवरव्यू कराऊं तो ये दिस इज वन टू ओवरीज होती हैं. ये ओवरीज हैं फैलोपियन ट्यूब्स हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब दूसरी आई यहाँ से यूट्रस स्टार्ट हो जाता है यूट्रस हॉर्न्स बनते हैं. ये घूम करके आप देखो ना तो ऐसा लग रहा है कि ये दिस इज वन हॉर्न एंड दिस इज सेकंड हॉर्न. तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ रैबिट्स में होती है बात याद रखिएगा. एंड ये यूट्रिन हॉर्न्स जाते हैं इधर ही आकर जाइगोट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ ही इम्प्लांट होता है यहीं पर ही जाइगोट रखा जाता है ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी और फिर यहाँ से जाकर ये पॉइंट पूरा वजाइना बन जाता है यूट्रस. और ये सर्विक्स है सर्विक्स यूट्रस को सेपरेट करता है फ्रॉम बर्थ कैनाल और बर्थ कैनाल वो जगह है जहाँ से आपका स्पर्म एंटर करता है और मतलब हाँ स्पर्म एंटर होगा यहीं से बेबी निकलता भी है जो डिलीवरी होती है यहाँ से. ठीक है. एडिशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट में तो फर्टिलाइजेशन जो होती है सारा पता है क्या होता है. फर्टिलाइजेशन इज व्हेन बोथ सेल्स join and वो आपस में X sperm cell और X cell आपस में मिलते हैं that point is called fertilization. तो अब हम यहाँ से उसमें पढ़ते हैं. तो लिखा है rabbits can breed all year round but high heat can cause a temporary reduction in sperm count and motility. अच्छा rabbits में पूरे साल ही ब्रीडिंग होती रहती है लेकिन जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं जब ज़्यादा हीट होती है तो उनके स्पर्म काउंट में कमी आ जाती है तो इसलिए मेल्स जो है थोड़े स्टेराइल हो जाते हैं ड्यूरिंग द समर.
Fertilization in rabbits occurs internally after mating, यानी कि वो आपस में internal, just like humans internally होती है after mating. During mating, the male rabbit deposits sperms into the female rabbit's vagina. The sperm swims from the vagina through the cervix and into the uterus. तो वही जैसे बात हुई कि वजाइना में आपका मेल रैबिट है वो स्पर्म डिपॉजिट करेगा, वहां से स्पर्म जब स्विम करते करते वजाइना से सर्विक्स से जाकर यूट्रस तक जाता है. फ्रॉम द यूट्रस दे मूव इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स, जैसे ये वाला पॉइंट है पूरा. Female rabbits are induced ovulators, meaning that ovulation, the release of eggs from the ovaries happens after mating due to stimulation. अच्छा, जैसे humans में क्या होता है, पहले से ovulation period चल रहा होता है, उसमें egg release हुआ होता है, and then the female waits for the sperm. Males में क्या, वो उसमें rabbits में क्या होता है कि ये इनका ovulation होती ही after mating है, जब stimulation होती है शायद उसके बाद ही वहां से egg निकलेगा और fallopian tube तक आता है. The eggs are released from the ovaries into the fallopian tube. In the fallopian tube, sperm meets the egg or eggs that have been released from the ovaries. अब अगर multiple eggs हैं या एक egg है, जो आकर sperm से मिलेगा और उससे ovaries में जो है zygote बन जाता है. One sperm penetrates and fertilizes the egg, combining genetic material from both the parents to form a zygote. यानी कि जब वो स्पर्म जो है वो क्या करता है, वो एग को जाकर पेनिट्रेट करता है, उसको फर्टिलाइज करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल स्पर्म वाला वो एग के अंदर ट्रांसफर कर देगा. जब ये हो जाएगा तो जाहिर है एक सेल के अंदर अगर 23 प्लस 23 हो जाएगा तो वो 46 वाला एक zygote बन जाएगा. The zygote begins to divide and form an embryo as it travels down the fallopian tube towards the uterus. अब zygote जब ये fallopian tube से यूट्रस तक जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर यूट्रस तक आ रहा है, इस पूरे एरिया पूरे टाइम में वो अपने आप को डिवाइड करते रहता है ताकि वो एक बड़ा एक बॉल ऑफ सेल बन जाए. Once in the uterus, the embryo implants itself into the uterine wall, where it continues to develop until birth. तो यहीं पर development होती है, बहुत development चलती रहती है for the whole of pregnancy. This process takes place relatively quickly, with pregnancy period of about 30 to 32 days in rabbits. तो ये days याद रखिएगा because आप लोगों ने rabbits पढ़ा है, तो आप लोग exams में कहीं 9 months खरीदेगा. That happens in humans. This is pregnancy period का जो है rabbits में होता है 30 to 32 days का, ठीक है. And since the internal fertilization leads to the complete internal development, therefore the rabbit is a viviparous animal. यानी कि viviparous कौन से होते हैं, जो कि completely अंदर अपनी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, उसके बाद जब निकलते हैं तो ये हमारी तरह ऐसा होता है. सही है. वहाँ तक फर्टिलाइजेशन हो गई. फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म वहाँ से आ रहा है, यहाँ से एग सेल मिला, फर्टिलाइजेशन हो गई इन द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ से फैलोपियन ट्यूब से जाता है यूट्रस तक, यूट्रीन वॉल तक, वहाँ पे जाके यूट्रीन वॉल में अपने आप को इम्प्लांट करता है. इम्प्लांट करने के बाद 30 to 32 डेज तक वो रैबिट्स के अंदर वहीं पर रहता है, और जो कि प्रेगनेंसी पूरी पीरियड होता है, जैसे डिलीवरी का टाइम आता है वो वहीं से बर्थ कैनाल से रैबिट निकल आता है. हम आते हैं सेक्स डिटरमिनेशन पर. सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है कि किस तरह से आपका जेंडर पता चलना है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है और उसके बाद बेबी बनता है. तो हाउ टू डिटरमिन या हाउ टू नो कि किस जेंडर का बेबी पैदा होगा. सही है. तो ये वाली चीज़ें होती हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमंस. अब ये चीज़ हम ह्यूमंस में कर रहे हैं. तो अब जैसे अगर कोई न्यू बॉर्न मेल बेबी आता है तो उसमें ज़ाहिर है जेनेटिक्स चीज़ें दोनों मदर और फादर दोनों मिल रही होती है. तो अब किस तरह से जेनेटिक्स में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कैसे बता सकते हो कि अच्छा ये एक्स वाई, अच्छा दोनों में क्रोमोसोम्स अलग तरह के होते हैं. मेल जो फादर के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, एंड मदर के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स. फादर के पास एक्स भी होता है और वाई भी होता है, मदर के पास दोनों एक्स ही होते हैं. तो अगर जेंडर डिटरमिन करना है या पता कोई किसी के पास ये है भी तो वो फादर के पास ऑप्शन होता है कि वो फीमेल चाइल्ड होगा या मेल चाइल्ड होगा. अब हम इस पर थोड़ी डिटेल में आते हैं, देन विल डिस्कस. So sex determination means that a newborn would be a male baby like father or female baby like the mother. The mechanism of sex determination in humans is controlled by genetic factors, specifically the sex chromosomes. अब ये sex chromosomes हैं जो XY वाले होते हैं. The humans have two types of sex chromosomes, X and Y. The combination of these chromosomes inherited from the parents determine the biological sex of the individual. यानी अब किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन में पेरेंट्स से आ रहे हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इससे पता चलेगा या इससे मतलब कुछ भी फैसला हो सकता है कि आगे जन्म होने वाले बच्चे का क्या जेंडर हो. जैसे अगर बहुत केसेस में इस तरह होता है कि लोगों को मतलब मदर से इस बात की शिकायत होती है कि अच्छा ये फीमेल बेबी क्यों पैदा हो गई है, जैसे जो भी जेंडर है ये इसमें देखिए मदर का कोई ताल्लुक भी नहीं होता. तो दिस इज एक्चुअली
डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स में भी दो ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके पास हर बॉडी में जो 21st पेयर होता है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर, और इसमें या तो एक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। लेकिन जैसे फीमेल्स में मदर्स होती हैं उनमें सिर्फ दो ऑप्शन है ही एक टाइप का, विच इज एक्स क्रोमोसोम। तो वो दोनों केसेस में एक्स क्रोमोसोम ही डोनेट करेगी। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू क्रोमोसोमल बेसिस। ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम्स, आपको पता है ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स में डिवाइड होते हैं, मतलब 23 पेयर्स में अरेंज होते हैं। Each homologous pair consists of two structurally similar but functionally different chromosomes, one of which is maternal and that comes from the mother, and the other is paternal that comes from father. यानी आपके पास जो 23 पेयर्स हैं, इन पेयर्स में 23 में से जो है एक पेयर जो है वो मदर से आ रहा होता है और एक पेयर फादर से आ रहा होता है, तो इस तरह से मिलके 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। सही है। तो आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स, यानी कि 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं, यानी कि वो दोनों में मेल्स में और फीमेल्स दोनों में सेम होता है और सब में मतलब एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब जो डिफरेंस आता है वो आखिरी पेयर पर आता है, which is the sex chromosome वाला, one pair in sex chromosome pair which is different male and female individuals। तो ज़ाहिर है वो मेल्स में अलग होगा और फीमेल्स में अलग होगा, बाकी सारी हर चीज़ें जो हैं क्रोमोसोम्स की वो सब सेम होती हैं दोनों जेंडर्स में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इसमें आपको फिट करके आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सारे 22 पेयर सेम होते हैं, एक पेयर होता है जो कि अलग होता है और मेल्स फीमेल्स में। एज शोन इन द ह्यूमन कैरियोटाइप इन फिगर 610, कहाँ है 610? In females, the sex chromosome pair consists of two completely homologous chromosomes called XX. यानी females में इस पेयर में दोनों X और X ही होते हैं। In males, the sex chromosome pair consists of two partially homologous chromosomes called X and Y. यानी males में जो है वो एक X होगा एक Y होगा, females में एक X और दोनों X होता है। ये यहाँ पर ये इसी बात कर रहे हैं। रोल ऑफ स्पर्म एंड एग। अब रोल क्या होता है? अच्छा, ये जो इस तरह के जो पेयर्स है ना, इनको हम दो तरह के नाम होते हैं, दो नाम है। जो फीमेल वाला नाम है, मतलब फीमेल वाले क्रोमोसोम पेयर का जो XX, उसका नाम है होमोगेमेटिक। होमो मींस सेम एंड गेमेटिक मींस गैमीट्स, आपको पता है ना कि गैमीट। तो अब ये होमोगेमेटिक होते हैं, दोनों में सेम गैमीट्स कहा होता है। एंड मेल XY ये हेटेरोगेमेटिक होते हैं, दोनों में डिफरेंट अलग तरह के हेटेरोगेमीट्स हैं। ठीक है, तो मेल क्रोमोसोम का अगर पेयर का पूछा जाए तो ये हेटेरोगेमेटिक लिखा है। Now coming on to the role of sex, sperm and egg. तो during reproduction each parent contributes one sex chromosome to the offspring, यानी दोनों में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, मदर से भी जाएगा, तभी सारे मिलकर वो पेयर्स बनता है ना, जो अभी हमने बात की थी ऊपर कि 46 अगर टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 पेयर्स हैं, तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम मदर से आ रहा है। तो यहाँ भी रिप्रोडक्शन टाइम पर भी यही होगा कि हर पेरेंट जो है वो एक एक सेक्स क्रोमोसोम डोनेट करेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेल चाइल्ड हो रहा है, आपका बॉय हो रहा है, तो वो मदर से एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा और फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा। और अगर फीमेल चाइल्ड है तो वो फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा एंड मदर से भी एक्स क्रोमोसोम आएगा, जो मिलकर आपका XX बना। द मदर कैन ओनली कंट्रीब्यूट एन एक्स क्रोमोसोम एज शी इज XX, देयरफॉर ड्यूरिंग oogenesis, यानी जब याद है ना स्पर्मेट, हमने जो गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, गैमीट्स बन रहे थे और इसमें ये oogenesis था जब फीमेल्स में ओवम बन रहा था। Every time the egg would take either of the X chromosome, since mother can produce only the same type of gametes, therefore the human female is called homogametic sex। वही बात जो भी हमने ऊपर की कि ये homogametic होती है, तो क्योंकि उनमें एक ही तरह का chromosomes दोनों आते हैं। The father can contribute either an X or a Y chromosome as he is XY. Therefore, during spermatogenesis, every time the sperm would take either X or Y chromosomes। यानी जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो बेसिकली oogenesis में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फीमेल ने एक्स क्रोमोसोम ही लेकर जाना है, उसमें कोई आपके पास चॉइस या कोई सारी चीज नहीं है। मेल्स में ना कुछ नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तब मेल्स में हो रहा होता है कि या एक्स क्रोमोसोम आएगा या वाई क्रोमोसोम आएगा। Since father can produce two different types of gametes, therefore the human male is called heterogametic sex। कि वो heterogametic है क्योंकि उसमें फादर से दोनों तरह के आते हैं। When male and female gametes are fused, the combination of these chromosomes determines the sex of the baby। यानी जब ये मिलते हैं तो ही क्रोमोसोम का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो डिटरमाइन होता है। If the baby inherits an X chromosome from the father, the combination will be XX and the baby will be female। ठीक है, यानी कि अगर फादर से X क्रोमोसोम आ गया तो बेबी फीमेल होगी ज़ाहिर है, एंड अगर Y क्रोमोसोम आया the baby inherits a Y chromosome from the father, the combination will be XY and the baby will be male।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पर 6 11 में लिखा है ना, इस तरह से। तो ये फादर से एक्स वाई आ रहेगा, मदर में एक्स एक्स आएगा। तो ये आपको एग्जाम में इस तरह की चीज़ें बनाने को दे सकते हैं कि आप सेक्स डिटर्मिनेशन करके दिखाएं ह्यूमन बींग्स की। तो आप उसमें क्या लिखना है, ये गैमीट्स हैं सारे जो ऑप्शंस हैं, और ये जाइगोट्स के ऑप्शन। तो ये एक्स और एक्स अगर दोनों में से एक्स मिला तो ये फीमेल बनेगा, ये एक्स और ये एक्स मिला तो भी फीमेल बनेगा। ये एक्स वाई मेल, और ये वाई और ये एक्स, तो ये एक्स वाई मेल। ठीक है, सो समझ में आ गई बात। इस तरह से बनाना होता है। इसमें तो अभी बहुत बेसिक लेवल वाला है, आगे अगर हम शायद आई नो आपके पास है या नहीं, लेकिन बहुत इसके डिटेल्ड वर्जन्स भी करते हैं जब एवोल्यूशन वगैरह पढ़ जाएगी, इनहेरिटेंस जब पढ़ता है तो उसमें आई थिंक अगला चैप्टर आप लोगों को इनहेरिटेंस है, उसमें करना होगा हमें सब। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन और डॉटर टू बी बोर्न। अब किसी बच्चे का वो सन हो या डॉटर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या चांसेस हैं किसी अच्छा, प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी की आप सबसे जो कॉमन एग्जांपल होता है डाइस रोल करना होता है, कि आपने कभी लूडो खेलते हुए डाइस खेला होगा, तो डाइस अगर रोल करते हैं तो उसमें आपके पास 6 ऑप्शन होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो अब अगर आपके पास 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/6 होगी, एनीथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें जो है प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो अब आपका सन होने की या डॉटर होने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अब हम देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी और चांस फॉर अ कपल टू हैव अ सन और डॉटर ड्यूरिंग ईच प्रेगनेंसी इज 50%, means that there is equal chance of a son or daughter to be born. Since the mechanism of sex determination in human completely depends upon the father instead of mother, therefore the male individual is called sex determinator. हाँ, ये चीज आपके पास आ सकती है कि सेक्स डिटर्मिनेटर कौन होता है। डिटर्मिनेटर का मतलब है जो चीज आपको डिटरमिन कर रहा है, या जिसके ऊपर डिपेंडेंट है कोई फैसला, जो फैसला लेने वाला। तो अगर वो है भी तो मेल है, यानी कि फादर है, मदर के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं। तो अच्छा, यहाँ पे जैसे अगर हम ये भी देखें तो ये एक्स एक्स, ये एक्स एक्स, एक्स वाई, तो जाहिर दोनों में दो चांसेस हैं। दो चांसेस अगर हैं तो अब ये 1/1 वाला या 50-50 चांसेस हैं, तो दोनों हो सकते हैं, दोनों का 50% ही चांस है, 50% ईच। तो उम्मीद है अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा एंड इससे आपकी एग्जाम की तैयारी मुकम्मल हो गई है। वापसी कमेंट सेक्शन में हमने यहाँ पे फ्री के नोट्स डाले हुए हैं टॉपर बच्चों के, तो वो नोट्स जाके आप गूगल ड्राइव की लिंक से वसूल कर लें। और अब बात आती है एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस की। ये हम यूट्यूब पे नहीं कराते। ये आप देख रहे हैं हमारे इतने बच्चों के मार्क्स क्यों आए, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन उसका जवाब नहीं लिखना आता, इसलिए बहुत सारे बच्चों के मार्क्स नहीं आते। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर के जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर पे लिखते कैसे, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसलिए तो हमारी रिवीजन बैच आई हुई है। रिवीजन बैच में हम आपको सिखाते हैं कि जवाब कैसे लिखते हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये कोई नहीं सिखाता आपको पूरे पाकिस्तान में। और साथ में हम आपको 3 गेस्ट पेपर देते हैं, जिससे हमारा आधे से ज़्यादा 70% पेपर तो लग ही जाता है। तो इसलिए तो हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। तो अगर आप हमारी रिवीजन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे। 800 रुपये आपने ये दे दिए, 2 महीने हम आपको A to Z सारी तैयारी करा लेंगे। और अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहते हैं तो ये 3000 रुपये होंगे 7 सब्जेक्ट्स के। तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लें, हम आपको रिवीजन बैच में ऐड कर लेंगे और आपको सिखाएंगे कि बोर्ड में टॉप कैसे करते हैं।